गुड मॉर्निंग एवरीवन। छठ और दीपावली के लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर से एडिटोरियल पढ़ने का जो सिलसिला है हम लोग शुरू करते हैं और आशा है कि आपकी जो दीपावली और छठ की जो छुट्टियां थीं आपके लिए सही और सकारात्मक रही होंगी और आपने उसका उपयोग सही मायने में किया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। आज फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। आपसे थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर देना है। आज के एडिटोरियल के बारे में चर्चा करें इससे पहले आपको समझा दिया जाए कि मामला है क्या। आपको याद होगा कि एक बार ऐसा एडिटोरियल पहले भी आया था जिसमें ये प्रस्तावित था कि ग्लासगो एक जगह है स्कॉटलैंड में और वहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग जो थी वो कार्बन के इमिशन पे रोक लगाने के लिए, यानी हम लोगों को ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उससे छुटकारा कैसे मिले, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे, क्लाइमेट क्राइसिस के मुद्दे पे एक मीटिंग होनी थी जो कि हो चुकी है अब। और उसमें क्या क्या बातें उभर कर सामने आई उसके बारे में हम लोग इस एडिटोरियल में समझेंगे। तो इसमें जो पहली बात आपको ये समझनी है कि भारत भी इसमें शामिल हुआ है, भारत के साथ चाइना भी इसमें शामिल है और चाइना और भारत जो है एक अच्छा खासा कार्बन का इमिशन करता है। वर्ल्ड में तीसरा पोजीशन है भारत का कार्बन के उत्सर्जन के मामले में। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल से और टाइटल लिखा हुआ है द नंबर्स गेम। अब सवाल एक कि नंबर्स गेम क्या है। अब इसमें नंबर्स वर्ड यूज़ इसलिए किया गया है कि जो कई देश हैं खासकर भारत और चाइना, वो अपना अपना अलग अलग आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है, नंबर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका एक पैमाना तय किया गया कि 2050 तक यानी 2050 तक वो कार्बन के ज़ीरो इमिशन पे राज़ी हो गए हैं। वहीं अगर हम लोग चाइना की बात करें तो 10 साल बाद यानी 60 तक वो बोला कि मैं कम कर लूँगा। अब उसके बाद भारत का नंबर आता है तो इसने कहा कि 2070 तक मैं कर पाऊँगा। इसमें जो पैसे की जो बात हो रही है, नंबर्स, कितना ट्रिलियन पैसा लग जाएगा इसमें, इतना खर्च आ जाएंगे, तो ये सारे नंबर्स का गेम हो गया यहाँ पे। ऑन ग्लासगो क्लाइमेट मीटिंग, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो, जगह का नाम याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इट पोजेस, इसके खतरे के बावजूद, रिस्क का मतलब जो इसका खतरा है, पोजेस का मतलब जो रखता है, यानी इसके खतरे के बावजूद द क्लाइमेट क्राइसिस एड टू गेट पॉलिटिकल रेजोनेंस इन इंडिया। और जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसको अभी भी जो पॉलिटिकल रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, पहचान नहीं मिली है भारत में, यानी अभी भी उससे मिलना बाकी है। यानी कभी भी पॉलिटिकली इस बात पर डिस्कशन हमारे देश में नहीं होती है कि क्लाइमेट क्राइसिस के लिए आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं। कितने भी चुनाव आए गए आपने भी देखे होंगे, लेकिन कभी कोई ये मुद्दा नहीं बनता है। ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल का जो राइटर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि इसके रिस्क के बावजूद भी, इसके बहुत सारे रिस्क हैं, इसके बावजूद भी क्लाइमेट क्राइसिस को कोई ऐसा पहचान भारत में नहीं है राजनीतिक तौर पे, यानी राजनीतिक तौर पे इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, इको। आगे देखते हैं। द 26th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस पार्टीज, जिसको COP शॉर्ट में कहेंगे, इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, may not have a significant outcome as it in sight। जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में है वहाँ पे जो मीटिंग हुई है 26वीं यूनाइटेड नेशंस की, उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण आउटकम का मतलब होता है परिणाम देखने को नहीं मिला है। एज एट इन साइट का मतलब क्या हुआ, सामने नहीं आया है, यानी कोई महत्वपूर्ण इसका आउटकम परिणाम सामने नहीं आया है। प्रायर टू द समिट यानी जो मीटिंग हुई उसके पहले, प्रायर का मतलब था पहले, देयर वॉज अ फ्रैंटिक अटेम्प्ट बाय लीडर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। देयर वॉज अ फ्रैंटिक अटेम्प्ट, फ्रैंटिक का मतलब होता है उन्मत्त, उन्मत्त का मतलब होता है एकदम जब बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होता है उसके बारे में, या फिर पागलपन से भरा हुआ नहीं होता है। एक प्रयास किया गया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं लीडर्स, उनके द्वारा
पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड समिट होस्ट यूनाइटेड किंगडम। खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और जो इस समिट को होस्ट कर रहा है, जिसका नाम, जो कंट्री का नाम है यूनाइटेड किंगडम, उसके द्वारा इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, एकदम पागलपन की तरह इसको ये फैलाया गया। टू हैव मोस्ट कंट्रीज एग्री ऑन अ मिड सेंचुरी नेट ज़ीरो गोल। इस बात को दर्शाया गया, बताया गया या फिर प्रयास किया गया कि ज़्यादातर जो देश हैं इसमें शामिल, वो अग्री हैं। अग्री किस बात को लेकर के? अ मिड सेंचुरी नेट ज़ीरो गोल। मिड सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 2050, यानी 2050 तक जो नेट ज़ीरो गोल है इमिशन का, कार्बन का, कि ज़ीरो इमिशन हो जाएगा, उस पर ज़्यादातर जो देश हैं, खासकर जिससे उनको लग रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे, इस बात को लेकर के अग्री नहीं होंगे, वो भी सहमत हो जाएंगे। और व्हेन इमिशन डिप टू नियर ज़ीरो, और जब इमिशन लगभग ज़ीरो तक पहुंच जाएगा, गिर जाएगा, और आर बैलेंस्ड आउट बाय टेकिंग आउट एन इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और तब इसको बैलेंस कर दिया जाएगा, किसको? एक इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है उसको इक्विवेलेंट करके उसके बराबरी में आ जाएगा। यानी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनको ऐसा लगता था कि ज़्यादातर जो देश हैं इस बात को लेकर के सहमत हो जाएंगे कि 2050 तक कार्बन का इमिशन ज़ीरो हो जाएगा और हम लोग इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हो जाएंगे, यानी उसके बराबरी कर लेंगे और बैलेंस्ड हो जाएंगे। इन सब बातों को लेकर के उनको लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। दिस पुट चाइना एंड इंडिया बोथ मेजर ग्रीन हाउस गैस इमिटर्स। दोनों ही देश ज़्यादातर ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उसको ये ज़्यादा इमिट करने वाले हैं चाइना और इंडिया। ये दोनों कहाँ चले गए? अपने आप को डिफेंसिव यानी सुरक्षात्मक मोड पे ले आए। यानी इस बात को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कैसे इसको कम करेंगे, वो अपने बचाव में आ गए। अब बचाव में आने के साथ क्या करना शुरू कर दिया? एंड दे डग इन देयर हिल्स, यानी अपना पैर जमाना। डग इन वंस हिल का मतलब होता है अपना पैर जमा लेना। मोर स्ट्रांगली ऑन इश्यूज सच एज क्लाइमेट इक्विटी एंड जस्टिस। उन्होंने, यानी जो इंडिया और चाइना के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने आप को सुरक्षात्मक मोड पे ले आया, यानी सुरक्षा करने के लिए अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले आया, और उन्होंने बहुत तरीके से अपना पैर इस मुद्दे को लेकर के उठाया, जमाया कि जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसमें तो इक्विटी और जस्टिस की भी बात होनी चाहिए। यानी आप बराबरी की भी बात कीजिए, इसमें न्याय की बात कीजिए, समानता और न्याय की बात होनी चाहिए। Their argument that the climate crisis is largely due to the West because of over a century of unmitigated carbon dioxide emissions। भारत और चाइना की तरफ से पक्ष रखा गया, उनका जो आर्ग्यूमेंट था यानी पक्ष था, दैट द क्लाइमेट क्राइसिस इज लार्जली ड्यू टू द वेस्ट। जो क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो अधिकांश किसकी वजह से हुआ है? वेस्ट यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से हुआ है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ ओवर अ सेंचुरी, यानी एक शताब्दी से ऊपर तक अनमिटिगेटेड मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशंस होता रहा वेस्टर्न कंट्रीज़ में। एंड सो इसलिए दोज कंट्रीज मस्ट बियर द लायंस शेयर ऑफ रेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड एक्सेस टू क्लीन टेक्नोलॉजीज। इसलिए चूँकि शताब्दियों तक ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ, इसकी वजह से एक क्लाइमेट क्राइसिस आई है। एक कहना है भारत का और चाइना का। एंड सो दोज कंट्रीज़, वैसे देश, मस्ट बियर मतलब वहन करना चाहिए उसको, लायंस शेयर एक बहुत बड़ा भाग। लायंस शेयर का मतलब क्या होता है? एक मेजर पार्ट ऑफ रेपरेशंस मतलब क्षतिपूर्ति, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के रूप में, एंड एक्सेस टू क्लीन टेक्नोलॉजीज़, और क्लीन जो टेक्नोलॉजीज़ है उस पर पहुँच को लेकर के जो क्षतिपूर्ति है उनको वहन करना चाहिए। यानी भारत और चाइना की तरफ से जो पक्ष आया, उनका कहना था कि ज़्यादातर कार्बन का इमिशन लगभग शताब्दी से ऊपर तक वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ से हुआ,
इसकी वजह से क्राइसिस आई है। इसलिए जो ज़्यादातर जो भाग है क्षतिपूर्ति का, इसको फाइनेंस के रूप में कहो या टेक्नोलॉजी आप प्रदान करो दूसरे देशों को, वो आपको क्या करना चाहिए, वहन करना चाहिए, आपको उसका भुगतान करना चाहिए। लेकिन ये जो कहना है ये पुराना है। इंश्राइंड ओवर द ईयर्स इन अर्लियर COP डेलिब्रेशंस, ये सब चीज़ें जो शामिल थी पिछले जो COP के डेलिब्रेशंस मिले थे उस समय भी ये सब चीज़ें कही गई थी। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। While China has indicated a 2060 नेट जीरो ईयर, चाइना ने इंडिकेट किया है कि 2060 तक वो नेट जीरो इमिशन कर लेगा। इंडिया सरप्राइजिंगली अग्रीड टू अ नेट जीरो ईयर ऑफ 2070। चाइना 2060 तक बोला, वहीं भारत बोला कि 2070 तक वो जीरो इमिशन करेगा। एज वेल एज साथ ही साथ मोर इनिशिएटिव्स बाय 2030 टू मूव टुवर्ड्स हैविंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर शेयर ऑफ एनर्जी नीड्स मेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ ये भी वादा किया कि 2030 तक कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे, उनके द्वारा सिग्निफिकेंट कदम उठाए जाएंगे जिसमें ज़्यादातर जो भाग होगा उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा। यानी 2030 तक अच्छा खासा इसमें प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है। वैसी ऊर्जा जो कि नवीकरणीय होती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, वाटर से ऊर्जा उत्पन्न करना होगा, कोयला वगैरह को छोड़ करके, जो हमारा फॉसिल ईंधन है उसको छोड़ करके। तो टारगेट ईयर 270 इज़ फार फ्रॉम 250। जो टारगेट का जो ईयर दिया गया भारत के द्वारा 2070, वो बिल्कुल ही काफ़ी दूर है 2050 से, यानी 2050 से 20 साल का गैप है। बाय व्हेन साइंटिफिक सेंसस सेस, अगर साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, अगर सेंसस मतलब जो मत है उसकी बात करें, इमिशंस मस्ट डिक्लाइन टू ज़ीरो फॉर अर्थ टू हैव अ फाइटिंग चांस टू कीप टेम्परेचर्स एट मैनेजेबल लेवल्स। कहा जा रहा है कि इमिशन मस्ट डिक्लाइन टू ज़ीरो, यानी जो एमिशंस हैं उसको एकदम बिल्कुल ही ज़ीरो पे हो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अर्थ जो है वो टेम्परेचर के साथ, यानी उसका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, मैनेजेबल कंडीशन लेवल में रहे। तो सो इंडिया नाउ द थर्ड हाईएस्ट इमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भारत जो अभी क्या है, तीसरा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने वाला है। इमिट का मतलब क्या होता है, उसको ये छोड़ने वाला है, कह लो उत्सर्जन करने वाला है। गिविंग इटसेल्फ अ 50-year डेडलाइन विल अनलाइकली हेल्प प्रिवेंट टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड द डेंजर मार्क। और ऐसे देश जो उसकी थर्ड लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ये इमीटर है, ऐसी स्थिति में 50 साल का जो डेडलाइन दिया गया है वो अनलाइकली है, संभावना नहीं है कि ये जो अपने अर्थ को वो डेंजर मार्क से ऊपर होने में, टेम्परेचर को डेंजर मार्क से ऊपर होने से बचा सकता है। यानी ऐसी स्थिति में 50 साल का जो डेडलाइन दिया गया है, इससे जो इसका डेंजर मार्क है टेम्परेचर का, वो एक कंट्रोल में नहीं ला सकता है। अनलाइकली का मतलब होता है संभावना नहीं है, नॉट संभावित। अब आगे देखते हैं। However, India has also indicated that for its 2030 goals, it needs $1 trillion। हालांकि भारत ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि 2030 के जो उसके गोल्स हैं उसके लिए इसको $1 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी बाय 2030 फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़। किन देशों से? डेवलप्ड कंट्रीज से। इंडिया, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड एज इट इज़ अ 2 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत को याद करना चाहिए कि ये 2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है और एक्सपेक्ट करता है, आशा करता है कि ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। कब तक? 2024-25 तक। दो द नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज़ मेड इट अनलाइकली। हालांकि जो नोवेल कोरोना वायरस की पैंडेमिक है, इसको क्या कर दिया है, थोड़ा संभावना इसकी कम कर दी है। जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा था उस लिहाज से ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी हमारी 2024-25 तक। लेकिन बीच में जो कोरोना वायरस का ये आ गया, इसके बाद कारण थोड़ा संभावना कम लगती है। एंड क्लोज टू 10 ट्रिलियन बाय 2030, और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी हमारी 2030 तक, ऐसी संभावना है। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर कलेक्टिवली प्रॉमिस्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रॉमिस किया गया था
नियरली अ डिकेड अगो, लगभग एक दशक पहले, $100 बिलियन एनुअली अंटिल 2020, और कहा गया था कि करीब $100 बिलियन एनुअली दिया जाएगा डेवलप कंट्रीज़ को 2020 तक, एंड ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन हैज़ बीन रियलाइज्ड। इसमें बहुत ही कम फ्रैक्शन मतलब पार्ट होता है, ये ऐसा पाया गया या रियलाइज़ किया गया, मिला, ऐसा कह लो। खाली वादे कर दिए गए थे कि 100 बिलियन दिया जाएगा एनुअली, लेकिन उसका बहुत कम ही भाग इन लोगों को मिला है। इवन द ग्लासगो समिट हैज़ शोन हाउ होस्टली कंटेस्टेड एवरी डॉलर इज़। और ग्लासगो के समिट में भी देखने को मिला है कि एक एक डॉलर के लिए कितना ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो रहा है, यानी देना नहीं चाहते हैं। द कोनंड्रम का मतलब होता है जो पहेली है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की, जो पहेली है, इज़ दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ इरेफ्यूटेबल द एविडेंस इज़। यानी कितना भी, इरेफ्यूटेबल का मतलब अखंडनीय है, जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं आप, यानी कितना भी रियलिस्टिक एविडेंस यानी साक्ष्य क्यों ना हो, जो इसकी पहेली है ग्लोबल वार्मिंग की, वो इरेस्पेक्टिव है, बिल्कुल अलग है। यानी इसका खतरा जानते हुए भी, सब कुछ है, इसका एविडेंस मौजूद है, इसके बावजूद भी इससे आप अपने आप को अलग रखते हैं इस मुद्दे से, ये कहना चाह रहे हैं। एविडेंस इज इट इज़ अनलाइकली दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज विल इम्पोज प्यूनिटिव टैक्सेशन ऑन देयर सिटीजन्स। कह रहा है कि ये संभव नहीं है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जो वहाँ पे जीत करके आए हैं चुनाव को, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक किसी प्रकार का प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, इम्पोज का मतलब लागू करना, यानी किसी तरह का जो दंडात्मक टैक्सेशन यानी टैक्स इम्पोज करेंगे, लागू करेंगे अपने सिटीजन्स पे। यानी एक क्या है, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ सामने है, इसके साक्ष्य सामने हैं कि ऐसे ऐसे लोग इसका इमिटर्स हैं, ये सब साक्ष्य सामने आने के बावजूद भी कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने नागरिकों पर किसी भी प्रकार का दंडात्मक टैक्सेशन इम्पोज नहीं करेंगे। फॉर क्लाइमेट रेपरेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, यानी क्लाइमेट को जो हानि पहुंचाते हैं, जैसे आप बहुत सारे एसी लगवाए हुए हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उसके जो क्षतिपूर्ति के तौर पे कोई भी सरकारें डेवलप्ड कंट्रीज़ की हो, वो किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है। हाउएवर, हालांकि अ क्विकर ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में बी मेड बाय इनेबलिंग ग्रेटर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि एक बहुत ही तेज़ी से ट्रांजिशन हो सकता है कि आप जो जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन इमिशन होता है, उसको कम करने के लिए लिहाज से आप रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं, उसके सोर्सेज पे ध्यान दे सकते हैं, और टेक्नोलॉजी जो ग्रेटर टेक्नोलॉजी है उसको शेयर कर सकते हैं। एंड एट फोरा का मतलब होता है फोरम, मतलब एक मंच, वेयर कंट्रीज डिस्कस टैरिफ बैरियर्स, जहाँ पे कंट्री डिस्कस करते हैं टैरिफ बैरियर्स को, जो बाधाएं हैं उसके बारे में, दैट इम्पीड बेटर, जो कि बाधा उत्पन्न करता है ज़्यादा, क्लीनर टेक्नोलॉजी फ्रॉम बीइंग अडॉप्टेड फास्टर दैन दे शुड बी, जो क्लीनर टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने से एक बाधा उत्पन्न करते हैं, जो टैरिफ बैरियर्स हैं ओ दे शुड बी, यानी जो टैरिफ बैरियर की वजह से जो बाधा उत्पन्न होती है क्लीनर एनर्जी को ज़्यादातर फैलाव होने में। इंस्पाइट ऑफ द रिस्क इट पोजेस, ये बात जानते हो कि इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है। द क्लाइमेट क्राइसिस एट टू गेट पॉलिटिकल रेजोनेंस इन इंडिया, भारत में क्लाइमेट क्राइसिस को अभी भी पॉलिटिकल पहचान नहीं मिली है, अभी मिलना बाकी है। अनलेस इट अपीयर्स ऑन इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म, जब तक ये एक चुनावी मुद्दा नहीं बन जाता है, द पुश अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल विल नॉट हैपन, और तब तक जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल का मतलब क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन जो है जैसे कि आपका कोयला वगैरह हो गया, उससे आप दूरी नहीं बना पाएंगे जब तक ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा। एंड इंडिया माइट नॉट हैव अ रियलिस्टिक चांस एट अडॉप्टिंग द डिजास्टर्स एट मिनिमल कॉस्ट, और भारत ना के बराबर ऐसा चांस ले सकता है कि इतना कम कॉस्ट में
इस डिजास्टर को अडेप्ट कर सकता है। यानी भारत एक अच्छा कदम उठा सकता है, इतना आराम से इसको डिजास्टर को ये नहीं कर सकता है, मतलब बियर नहीं कर सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें कि भारत ये सब जानते हुए कि भी इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है, भारत में इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से सरकारें भी इसके प्रति उदासीन होती हैं। और इसको जब तक एक पहचान नहीं मिलेगी पॉलिटिकली, तब तक इस मुद्दे को क्या नहीं किया जा सकता, शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, इस पर विशेष जोर नहीं दिया जा सकता। तो ये सब बातें थी इस एडिटोरियल में। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।